हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल एंड join टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स फॉर PDF फाइल। दोस्तों, आज आपको MA सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, जो आज का पेपर है वो है कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। अब इसी पेपर में से आपको आज का टॉपिक जो फेमिनिज्म है उसके बारे में बताया जाएगा। आज का जो टॉपिक है दोस्तों नारीवाद। अब उसमें क्या बताया जाएगा आपको, परिभाषा और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, मैं हूं दोस्तों गौरव कुमार, आपको इसके बारे में आज बताऊंगा। नारीवाद क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डला हुआ है UG और PG कोर्स के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर जो CCS यूनिवर्सिटी का पेपर है UG का PG का दोस्तों, वो सारे पेपर वहाँ पे जाके दिया गया है। आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब नारीवाद का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म क्या होता है। नारीवाद जो शब्द है दोस्तों, फेमिनिज्म, वो नारीवाद को इंग्लिश में फेमिनिज्म बोलते हैं दोस्तों। और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेंच दार्शनिक चार्ल्स फोरियर ने 1837 ईस्वी में किया था। ये जो नारीवाद है या फेमिनिज्म जो वर्ड है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग चार्ल्स फोरियर ने 1837 में किया था। यह दोस्तों आपको नेट में भी पूछ सकता है कभी, UGC नेट जो होता है एग्जाम, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1895 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के ने फेमिनिज्म का अर्थ क्या लिखा। अपने मैंने जो डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें इस वर्ड को जोड़ दिया गया फेमिनिज्म को, और जिसका अर्थ क्या लिखा गया, महिलाओं के अधिकारों एवं समानता की वकालत करना, उसमें लिखा गया। ठीक है, ये जो जोड़ा कब गया था, 1895 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, नारीवाद की भावना के उदय का श्रेय किसको दिया जाता है, स्टेनोक्राफ्ट को दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ नारीवाद के विचारधारा के उदय कैसे हुआ, तो इसमें क्या है, नारीवाद के जो भावना है इसके उदय का श्रेय स्टेनोक्राफ्ट के विचार से मैंने आता है। और उन्होंने क्या लिखा था इसके विषय में, मैं यह नहीं कहती कि पुरुष के बदले अब स्त्री का अधिकार या प्रभाव पुरुष पर स्थापित होना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री को स्वयं अपने विषय में सोचने विचारने का निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ये बोला, जो इन्होंने अपना बुक लिखा था। अब इनका जो दोस्तों स्टेनोक्राफ्ट जो है, इनकी जो पूरा नाम क्या है, इनका नाम है मेरी वोल स्टेनोक्राफ्ट। अब ये जो बुक लिखी थे जिसमें ये कथन लिखा था, उस बुक का क्या नाम था, बेंडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। और इन्होंने लिखा कब, 1978 में। अब इन्होंने इसी में ये प्रतिपादित किया जो सिद्धांत है कि नारियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इन्होंने ऐसा कहा, और यही जो विचार था दोस्तों, वो नारीवाद का माने उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण था। यहीं से शुरुआत माना जाता है दोस्तों नारीवाद की। ठीक है,
नारीवाद की परिभाषा क्या है? ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, ऑक्सफोर्ड क्या बोलता है, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है वो क्या बोलता है? नारीवाद स्त्रियों की अधिकारों की मान्यता, उनकी उपलब्धियों और अधिकारों की वकालत करता है। यानी कि उसने क्या बोला कि नारीवाद जो है वो माने स्त्री का जो अधिकार है वो मिलने दिलाने की बात करता है। फिर स्त्री की जो उपलब्धियां हैं, यानी कि या तो साइंटिस्ट फील्ड में या किसी भी फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में, ये उनकी उपलब्धियां, और जैसे स्पेस के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां हैं। तो इन सारे चीज़ों को गिनाता है, और उसके गिनाने का पीछे का कारण ये होता है ताकि मैंने जो लोग नारी को मैंने कमतर आंकते हैं तो वो उनको गिनाकर ये बताती है कि वो कमतर नहीं है। और दोस्तों इसी में है अधिकारों की वकालत, ये जो नारी की अधिकार है उसकी वकालत की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मैरी एवोस। ये दोस्तों एक सामाजिक शास्त्री थे। इन्होंने क्या बोला नारीवाद के विषय में? नारीवाद स्त्रियों की वर्तमान तथा भूतकाल की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन है, और यह स्त्रियों से संबंधित उन मूल्यों के लिए चुनौती है जो स्त्रियों को दूसरे के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अब इन्होंने अपने इस परिभाषा के द्वारा क्या बताने की कोशिश की है दोस्तों, कि जो वर्तमान एवं भूतकाल में, यानी कि जो अभी चल रहा है और पहले जो हो चुका है उनके साथ, उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन है कि मैंने वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। और यह स्त्रियों से संबंधित उन मूल्यों के लिए चुनौती है, यानी कि उस प्रकार के विचार के लिए चुनौती है जो कि स्त्रियों को दूसरे के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यानी कि जो पुरुष प्रधान या पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसमें स्त्रियों को मैंने ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाते हैं, वो दोस्तों उन अधिकारों की चुनौती देता है नारीवाद। ठीक है दोस्तों, यही इन्होंने अपने परिभाषा में परिभाषित किया है नारीवाद के विषय में। अब नारीवाद की परिभाषा और क्या है दोस्तों? प्रोफेसर कैथरीन लेवेंडर, ये हैं दोस्तों, इनके अनुसार क्या बोला गया कि नारीवाद ऐसे संसार का निर्माण करने की वचनबद्धता है जिसमें मानवाधिकारों एवं व्यक्तिगत संभावनाओं की सीमाएं व्यक्ति के लैंगिक स्वरूप से निर्धारित नहीं होती है। अब इन्होंने दोस्तों इस परिभाषा के द्वारा ये कहने की कोशिश की कि जो नारीवाद है वो एक ऐसा समाज बनाना चाहता है, एक ऐसा विश्व बनाना चाहता है जो कि सभी के मानव अधिकार जो हैं उसे उसकी हनन न की जाए उस विश्व में, और जो माने सभी लोगों की जो व्यक्तिगत संभावनाएं हैं, जो माने जहाँ तक वो अपने आप को विकास कर सकते हैं, उसकी सीमाओं को वो रोक नहीं सके, और उसकी सीमा के बाधा के रूप में लैंगिक जो भेदभाव है वो ना आ जाए, यानी कि लिंग के अनुसार वो बाधा का कारण न बन जाए। इसलिए दोस्तों इन्होंने इसी प्रकार की परिभाषा दिया है प्रोफेसर कैथरीन नारीवाद के विषय में। किंग्सन पटेल, ये दोस्तों क्या बोलते हैं? इनके अनुसार नारीवाद की परिभाषा है नारीवाद वह विचारधारा है जिसके केंद्र में स्त्रियों की समस्याएं हैं और जो सामाजिक रूप से निर्मित उन अंतरों को चुनौती देता है जो स्त्री के आधुनिकरण के लिए अधीनीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ किंग्सन पटेल के अनुसार क्या बोला गया कि नारीवाद जो है वो इस प्रकार की विचारधारा है जिसकी मैंने, क्योंकि नारीवाद यानी कि नारियों के विषय में ही बात की जाएगी। अगर नारीवाद को आप तोड़ के देखो तो नारी प्लस वाद, यानी कि नारी और वाद माने बातचीत। ठीक है, नारी यानी कि स्त्री, यानी कि स्त्रियों के लिए ही वहाँ पे बातचीत की जाएगी, उनके अधिकार, उनके सम्मान और भी बहुत सारे चीज़ इनके बारे में ही बात की जाएगी। इसलिए दोस्तों इन्होंने बोला कि इसमें केंद्र में स्त्रियां रखी गई हैं और स्त्रियों की जो समस्या है उसको रखा गया है, और जो सामाजिक रूप से निर्मित उन अंतरों को चुनौती देता है, यानी कि जो सामाजिक रूप से पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था है दोस्तों, उसमें सामाजिक रूप से ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि महिलाएं घर के अंदर के कार्य करेंगे और पुरुष बाहर के कार्य करेंगे।
ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को वो चुनौती देती है और इसी के फलस्वरूप दोस्तों अब महिलाएं भी बाहर कार्य करती हैं ऑफिस में जाके, और पुरुष भी दोस्तों घर के कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो उस प्रकार की व्यवस्था बना के जो स्त्रियां हैं उनको पुरुष के अंतर्गत अधीन कर दी गई है, यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से उस प्रकार की व्यवस्था रहेगी तो दोस्तों स्त्रियां पुरुष पे अधीन रहेंगी। तो ये दोस्तों उसको चुनौती देता है नारीवाद। यही इन्होंने बताने की कोशिश की है अपने परिभाषा के द्वारा। अब नारीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनिज्म, इसमें क्या है? जो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है उसका विरोधी, यानी कि यह विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है नारीवाद। अब नारीवाद पुरुष की तो आलोचना नहीं करती, बल्कि जो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है उसकी आलोचना करती है। और दोस्तों समाज में आप सामाजिक व्यवस्था अगर देखोगे, यहाँ पे दो होता है, एक तो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था और दूसरा मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था। अब पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में दोस्तों जो समाज माने उस परिवार का अगर मुखिया होता है या कोई निर्णय लेता है परिवार में, तो वो दोस्तों ज़्यादातर पुरुष लेते हैं, और मातृसत्तात्मक में दोस्तों माता लेती है। ठीक है, यानी कि महिलाएं लेती हैं, उस परिवार के जो बूढ़ी महिलाएं होंगी वो लेंगी। ओके, तो ये दोस्तों पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के विरोध में उत्पन्न हुआ। अब लैंगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव समाप्त करने का समर्थक। यह दोस्तों इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य उन व्यवस्थाओं को समाप्त करना जो एक लैंगिक समूह को दूसरे लैंगिक समूह से श्रेष्ठ अथवा हीन, प्रभावी अथवा अधीन बनाते हैं। और दोस्तों ये इस प्रकार का समाज बनाना चाहता है जिसमें एक लिंग के लोग दूसरे लिंग के लोग को माने बराबर देखें, ना कि एक दूसरे को ऊंच या नीच देखें। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कि खाली स्त्रियों के लिए है कि स्त्री श्रेष्ठ हो जाए और पुरुष को माने दबा दिया जाए, ऐसा नहीं है, ये उचित नारीवाद नहीं है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों फिर एक जैसे इसे लिंग के आधार पे माने किसी एक को प्रभावी मान दिया जाए और दूसरे को अधीन बनाया जाए। अब प्रभावी किस हिसाब से दोस्तों? जैसे अगर आप सेना के कभी देखे होंगे, सेना में कोई कोई क्षेत्र होता है जहाँ पे महिलाओं को कार्य करने की अवसर नहीं प्रदान की जाती है। और दोस्तों ये इसके पीछे जो तर्क ये दिया जाता है, जो नहीं करना देना चाहते हैं वो उनका तर्क ये होता है कि महिलाओं की जो बनावट है ये मेंटली और शारीरिक तौर पे और इमोशनली वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा और वहाँ पे जो माने देश का नुकसान हो जाएगा। लेकिन वही दोस्तों जो उसके विरोधी हैं यानी नारीवाद के जो समर्थक हैं वो क्या बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो और देश के जो सेनाएं हैं वो अपने सेनाओं में उसी पोजीशन के लिए वहाँ पे महिलाओं को मैंने जॉब दी जाती है उस क्षेत्र में, तो और वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अच्छी तरह से कार्य करती हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है देश के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यही पे दोस्तों यहाँ पे प्रभावी और अधीन, प्रभावी की बात की गई है कि कौन ज़्यादा प्रभावी है, पुरुष ज़्यादा प्रभावी हो गया या स्त्रियाँ ज़्यादा प्रभावी होगा। वहाँ पे दोस्तों जो नारीवाद जब आ जाएगी, ये इसका क्या बोलता है कि दोनों समान होंगे, सभी को समान अवसर प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई एक दूसरे को अपने अधीन नहीं रखने की कोशिश करेगा। अब नारीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अर्जित दृष्टि ना कि जन्मजात प्रवृत्ति। अब नारीवाद जो है दोस्तों, जिस प्रकार से पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग लामबद्ध होकर समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार दोस्तों स्त्रियां नारीवाद के जो झंडे तले उस
होकर मैंने पितृसत्तात्मक विचारधारा की समाप्ति की उद्घोषणा कर रही है। यानी कि जो नारीवाद है वो ऐसे शुरू से नहीं था, ये पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है और जिसमें उसमें महिलाओं की शोषण किया गया, तो उसके विरोध में दोस्तों ये नारीवाद उत्पन्न हुआ है। अब ये नारीवाद जो है एक निडरता है, न कि कायरता। नारीवाद एक निडरता है जिसके अंतर्गत पितृसत्ता द्वारा मिलने वाली सुरक्षा एवं सुविधाओं के मोह त्याग करना पड़ता है और खुद अपनी राह बनानी पड़ती है। यहाँ पे दोस्तों जो सत्ता में महिलाओं को जो सुरक्षा की गारंटी दी गई है पुरुषों के द्वारा, पुरुष उसकी सुरक्षा करते हैं आर्थिक तौर पे, फिर सामाजिक तौर पे, तो वहाँ पे दोस्तों ये नारीवाद जब आ जाएगा तो यहाँ पे जो नारियां हैं, स्त्रियां जो हैं, वो खुद समाज के बाहर निकलेंगी और इसके लिए फिर उनको दोस्तों सामाजिक रीति रिवाज, फिर जो सामाजिक ताने बाने हैं वो सारे उनको सहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही बताया गया है कि उन सुरक्षा को वो छोड़ देती हैं जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में मिलता है और वो खुद से अपना राह, अपनी मंजिल बनाती है, अपनी कैरियर बनाती हैं। इसके बारे में बताया गया, ये विशेषताएं हैं नारीवाद की। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो के PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स से जुड़े, जिसका दोस्तों लिंक है, टेलीग्राम चैनल लिंक जो दिया गया है यहाँ पे आपको दे दिया गया है, रेड जो कलर से है उसको आप कॉपी करके टेलीग्राम पे जब सर्च करोगे तो आ जाएगा। या टेलीग्राम पे दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स आप सर्च करोगे तो ये जो फोटो वाले लोगो है, यही लोगो आपको वहाँ पे दिखेगा और आप वहाँ पे से जुड़ जाइए और वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अन्य वीडियो का आपको वहाँ पे PDF मिलेगा, प्लस दोस्तों आपको वहाँ पे आप YouTube पे प्लेलिस्ट में जाके अन्य वीडियो को देख सकते हो और अपना जो मैंने ज्ञान का स्तर है उसको बढ़ा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना, और आपको किसी भी पॉइंट पे और वीडियो चाहिए या कोई टर्म आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट से मुझ तक पहुंचा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के धन्यवाद।